नमस्कार, बिग एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। बिग एक्सक्लूसिव में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली दंगों के आरोपियों की। शर्जिल इमाम, उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी है, यानी दोनों को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सोचिए, 5 साल बाद भी उमर खालिद जेल में ही रहेगा। वो आरोपी है जो दिल्ली दंगे को भड़काता है, भारत के टुकड़े टुकड़े की बात करता है, देश विरोधी साजिश करता है। जमानत न मिलना ये बताता है कि ये इस दंगाई के खिलाफ कितना बड़ा सबूत है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे बिग एक्सक्लूसिव में, वो होगी दुश्मन देश पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान अब पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। भारत ऐसी पक्की तैयारी करने जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद इसका जायजा ले रहे हैं, और वो कल किश्तवाड़ में मौजूद थे, जहां उन्होंने भारत की तैयारियों का जायजा लिया। तीसरी बड़ी खबर आज बिग एक्सक्लूसिव में कौन सी बताने वाली हूं आपको, संभल की। जी हां, जहां बिजली चोरी हो रही थी, बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही थी। टीम योगी संभल के शुद्धिकरण में लगी हुई है। कानून विरोधियों पर पल पल हंटर चल रहा है। बुलडोजर एक्शन के बाद अब बिजली चोरों पर स्ट्राइक हुई है। इसका मोर्चा खुद संभल के डीएम और एसपी ने संभाला है। रात के अंधेरे में बिजली चोरों का हिसाब हुआ है। इन तीनों खबर पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, बात शर्जिल इमाम, उमर खालिद की, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शर्जिल इमाम, उमर खालिद अभी जेल में ही रहेंगे। कोर्ट में जमानत लगाई गई थी और ये कहते हुए जमानत याचिका लगाई गई थी कि ये लोग 5 साल से जेल में बंद हैं। घर में कुछ फंक्शंस हैं, जरूरी फंक्शंस हैं, प्रोग्राम है, उन्हें अटेंड करना है, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये वो लोग हैं जो मास्टरमाइंड थे दिल्ली दंगों के, इसीलिए इन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी। उमर खालिद, शर्जिल इमाम को जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। यूएपीए के तहत दोनों पर अभी केस चलता रहेगा। दिल्ली में दंगा कराने में दोनों की अहम भूमिका रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका दोनों ही आरोपियों की खारिज कर दी है। उमर खालिद, शर्जिल इमाम के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत है और उन सबूतों को कोर्ट के सामने पेश किया गया। दिल्ली दंगे का आरोपी उमर खालिद, शर्जिल इमाम को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है और उमर खालिद, शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। हालांकि 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूएपीए के तहत दोनों पर अभी केस चलता रहेगा, यानी आने वाले कई महीनों तक इन दोनों को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। ये कोर्ट में जमानत की याचिका भी नहीं लगा सकते हैं, यानी ये साफ हो गया है कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद फिलहाल अभी जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या कहा है बताती हूं आपको। उमर और शर्जिल इमाम को फिलहाल बेल नहीं मिलेगी, यूएपीए के तहत केस चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है। उमर खालिद, शर्जिल की दंगों में भूमिका थी, कोर्ट ने यह तय किया, एक बार फिर टिप्पणी की है कि इन दोनों की दंगों में भूमिका थी, इसलिए फिलहाल इन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। उमर खालिद, शर्जिल इमाम की साजिश तथ्यों से स्पष्ट है। जो सबूत है, जो तथ्य पेश किए गए कोर्ट के सामने, उससे एक बात साफ है कि दिल्ली दंगों में इनकी सबसे बड़ी साजिश थी। लंबे समय तक जेल में रहना बेल का आधार नहीं हो सकता है। संविधान आजादी को अलग थलग करके नहीं देखता है, यानी अगर आप देश के किसी हिस्से का या देश का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो आपको कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी, यह साफ हो गया है। इस दौरान वकील जो उस दौरान कोर्ट रूम में मौजूद थे, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। 5 लोगों को 7 में से बेल दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है 2 लोगों का, उमर खालिद और शर्जिल इमाम की बेल खारिज करते हुए कि केस जल्दी से जल्दी चलना चाहिए, और अगर 1 साल में सारे प्रोटेक्टेड विटनेस जो होते हैं, अगर वो उनका एग्जामिनेशन ख़त्म नहीं हुआ तो 1 साल बाद उमर खालिद और शर्जिल इमाम बेल के लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल से पहले नहीं कर पाएंगे वो? जी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने और भी क्या कंडीशंस लगाई हैं जब ये बेल ग्रांट करी है? उन्होंने कहा है कि 12 कंडीशन अप्लाई करी हैं, बट अभी जजमेंट पूरा बाहर नहीं आया है, तो वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है कंडीशन। वहीं दिल्ली दंगों के पीड़ितों से भी हमने बातचीत की है। उनका यह कहना है कि ये एक बड़ी राहत की खबर है कि इन दोनों आरोपियों को जमानत नहीं मिली है। पीड़ित राहुल सोलंकी के पिता ने कहा कि आरोपियों को मौत की सजा से कम नहीं होना चाहिए, और अगर जिस तरह से इन लोगों ने माहौल खराब किया है, अगर कोर्ट में सबूत रखे गए हैं और उसके बाद भी इन्हें छोड़ा जाता है तो अन्याय होगा। फिलहाल कोर्ट के फैसले का अभी स्वागत किया है उन्होंने, सुनिए। हरी जी, अभी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें से कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आपके फेवर में है। जो 2 प्राइम अक्यूज थे, जो मुख्य आरोपी थे, उनको जो है बेल नहीं दी गई है, हालांकि 5 लोगों को बेल जो है वो दे दी गई है। क्या सोचते हैं आप इसके लिए? इसके लिए हम कहना चाहेंगे 2 लोगों को जो बेल नहीं दी गई है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लेकिन 5 लोगों को जो बेल दी गई है
ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बेल नहीं देनी चाहिए। इनको बेल देने का मतलब है कि हम सनातनियों को फांसी देने का काम किया जा रहा है, तो जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम तो यही अनुरोध करेंगे कि भाई इनको बेल दिए, आगे चल कर इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल लेकर इनको फांसी देने का काम सब लोगों को किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो वर्डिक्ट है उसमें ये भी कहा है कि अब इसके बाद से जो प्रोसीडिंग होगी वो रेगुलर इंटरवल्स में होंगी। तो इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या फैसला जो है इसके आगे इस मामले में जो है वो सुनाया जाना चाहिए? क्या सज़ा होनी चाहिए इन सभी आरोपियों को जो इस मामले से, जो इस आतंकवादी मंसूबों के साथ, जो इस दिल्ली रायट से जुड़े मामले से जुड़े हुए हैं? तो हम तो इसमें यही कहना चाहेंगे जी, इसमें इनको बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए, और फांसी से बड़ी मैं कोई सज़ा मानता नहीं कि कोई होगी। इनको फांसी अगर नहीं दी गई तो आगे सनातन को ख़त्म करने का काम करेंगे, जगह जगह दंगे करेंगे। और देश में जगह जगह दंगे होते हैं तो यही लोग करते हैं, कोई और नहीं करता है। जगह जगह आप देखते हो मस्जिद मदरसों में नोटों की फैक्ट्रियाँ पाई जाती हैं, और देश को हर तरह से कमज़ोर करने का काम करते हैं। सनातन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, शरीयत को लागू करवा देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि भाई शरीयत लागू हो। और बातचीत का दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मुमताज आलम रिजवी है, मुस्लिम स्कॉलर है, और इसके अलावा आचार्य विक्रमादित्य मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु। आप दोनों का स्वागत है। लेकिन मुमताज जी, सबसे पहले मैं कोर्ट ने जो कहा है वो आपको बता देती हूँ। आपने सुना भी होगा, कोर्ट ने साफ कहा है कि लंबे समय तक जेल में रहना को इनकी बेल का आधार नहीं हो सकता है, और तथ्यों से स्पष्ट है कि दिल्ली दंगों में इन दोनों यानी शर्जिल इमाम, उमर खालिद की बड़ी भूमिका थी। यानी फिलहाल कोई राहत नहीं दोनों को। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका जी आपका। और एक शेर है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, आखिर तो एक रोज करेगी नदर वफा, वो यार खुश खसाल सरे बाम ही तो है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करता हूं, क्योंकि कम से कम 5 लोगों को जमानत मिल गई है, वो भी इन्हीं के साथ थे। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में शर्जील इमाम और उमर खालिद को भी जरूर जमानत मिलेगी। और हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि अभी उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है और वो मुल्जिम है। और हमने देखा है कि इस मुल्क में जो मुजरिम भी हो गए वो भी किस तरह से चुनाव उन्हें लड़ाया जाता है और संसद तक भेज दिया जाता है। तो बहरहाल ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम अदलिया पर हमें पूरा भरोसा है, हमें यकीन है, और हमें यही है कि बहुत जल्द इन पर भी फिर से सुनवाई होगी और ट्रायल होगा, और इन्हें भी जो जमानत मिलेगी, ये भी अपने घर को वापस आएंगे। अच्छा। और जो लोग साजिशें कर रहे हैं उनके चेहरे जरूर बेनकाब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें पूरा मैं आपको बता दूं अनामिका जी, अपने अदलिया पर, अपने सिस्टम पर यकीन है, भरोसा है। और आज 5 लोगों को जो जमानत मिली है वो भी कम बड़ी कामयाबी नहीं है। मैं समझता हूं कि एक बड़ी कामयाबी कह रहे हैं 5 लोगों को जमानत मिल गई है, इन दोनों को भी मिलेगी। उम्मीद बांधी हुई है और कोर्ट पर पूरा भरोसा है। कोर्ट पे भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट तथ्यों के आधार पर बात करता है। लेकिन कोर्ट ने यह भी तो कह दिया है ना कि तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। 5 लोगों की थी नहीं थी वो कोर्ट ने तय किया है, 12 शर्तों पर जमानत दी गई है उन लोगों को, लेकिन इन दोनों की बड़ी भूमिका थी, आज जिससे यह तय हो गया है। नहीं, देखिए ये कोर्ट ने जो आचार्य विक्रमादित्य देखिए अनामिका जी, बड़ा दुखद है कि आज टीवी पर बैठ के लोग कैसे सपोर्ट कर देते हैं, आंख के अंधे बन जाते हैं। पूरे देश या पूरे विश्व ने देखा होगा वो बाइट कि हम भारत की चिकन निक को काट देते हैं और उसके बाद भारत पे कब्जा। अरे डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि आप देश के विरोध में कार्य करें। अगर आपको खाना नहीं मिल रहा, पीना नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही, कोई और दिक्कत है और देश की सरकार उसमें सपोर्ट नहीं कर रही है, तब आप विरोध करें, समझ में आता। लेकिन देश को तोड़ने की बात बदतमीजी या चिंता है, आप बैठे हुए ये संविधान के तहत हम बोल रहे हैं, ये देशद्रोही है। सीए के नाम जिसमें कहा गया इन्होंने हंगामा मचा दिया, लोगों को मरवा दिया, कि जिसके अंदर कहा गया कि देश के लोगों की नागरिकता चली जाएगी। आज 5 साल हो गए, एक व्यक्ति की नागरिकता गई हो, नाम बता दो जरा। यहाँ बैठे हुए लोग ये जिहादी है,
ये मानसिक जिहादी है। मैं कह रहा हूँ ये व्यक्ति ये बैठा हुआ हमारे सामने बैठा है, जो अंदर बंद है उससे कम नहीं है। जिस प्रकार नहीं आचार्य, आप किसी पर पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए, आप जो कोर्ट ने आज कहा है उस पर बात कीजिए, आप शर्जिल इमाम उमर खालिद पर बात कीजिए। सामने सबसे देखा है, वो सामने देख रहे हैं, बता रहे हैं कि इनके खिलाफ देश में इतना बड़ा आंदोलन, इन लोगों आंदोलन नहीं लेते जिहाद कर, आंदोलन नहीं था, ये का आंदोलन काम देना, आंदोलन की कर रहा है। ये देश में आग लगाने की कोशिश की, देश के अंदर जिस प्रकार से एमएलए सुनिए तो दीजिए कम से कम। तो भाई ऐसा है ये सिस्टम है ना, हमने कहा कि सिस्टम में यकीन, जो पार्षद था आप सिस्टम पे यकीन नहीं करते हो, और ऐसे व्यक्ति के नाम पर अरे कौन से उठो, कौन सा आगे उठो, देश को समझो। नहीं मुमताज जी, आप बीच में बोल रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि उम्मीद है, चलिए आपको उम्मीद है और उम्मीद हर कोई करता है कोर्ट से, अच्छी बात है। मुझे ये बताइए कि आज जो चीजें कोर्ट ने कही हैं उस आधार पर आप ये मानते हैं कि अभी तक, आगे जो होगा मैं कुछ नहीं जानती हूं, अभी तक इन लोगों की भूमिका है, इन लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई थी, लोगों को भड़काया था, कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें लोगों को भड़काते और भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात कह रहे थे ये। अब तो मान लीजिए ना, आगे जो होगा उसकी बात मत कीजिए, अभी जो आज हुआ उस पर बात कीजिए। मैं उसी बात कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि कोई अभी सजा तो उस बुनियाद पे नहीं सुना दी गई, अभी मामला जो है अदालत में चलेंगे, नतीजा आएगा सुप्रीम कोर्ट का जो भी अदालत कैसे कहां पड़े हो कि केवल ये लोग नहीं करते। आसमानी किताब से ऊपर उठो। नहीं, आप दोनों ऐसे लड़ेंगे मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ऐसे लड़ेंगे आप लोगों की बात नहीं समझ में आएगी, एक एक करके बात रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बढ़ती मुश्किलों की, क्योंकि सिंधु जल संधि के सस्पेंशन के बाद पहली बार केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जम्मू कश्मीर पहुंचे और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया। सीधा संदेश भारत का कि पानी अब भारत में ही रहेगा, भारत का पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी गई है कि आतंकवाद छोड़े बिना कोई बातचीत नहीं होगी। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। सिंधु जल संधि पर सख्त फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में तेज हुई हलचल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल 2 दिन के दौरे पर NHPC प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया। सावलकोट से लेकर किश्तवाड़ तक चिनाब नदी पर चल रहे प्रोजेक्ट्स की जांच की गई। ये तस्वीरें सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की हैं, जहां केंद्रीय मंत्री ने हवाई सर्वे किया। आज किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर 2 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का रिव्यू होगा। चाहे वो पानी की हमारी आवश्यकता है, चाहे बिजली का उत्पादन है, ये सब ज्यादा हम बढ़ाएंगे। और जिस प्रकार के इंडस वाटर ट्रीटी का जो चीजें थी उसमें पाकिस्तान की ओर से जो बाधाएं पैदा की जाती थी उसको अब कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को अब एबेंस में रखा गया है। और जब तक आतंकवाद को वो बल देते रहेंगे, उसका समर्थन करते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत हमारी नहीं होगी। सिंधु जल संधि के सस्पेंशन का मतलब साफ है, अब भारत अपने हिस्से के पानी का पूरा इस्तेमाल करेगा। बिजली उत्पादन, सिंचाई, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान ने दशकों तक आतंकवाद से भारत को नुकसान पहुंचाया और इसी की आड़ में संधि का दुरुपयोग भी किया गया। ये लाइन आज की नहीं है, ये वही नीति है जो प्रधानमंत्री मोदी पहले तय कर चुके हैं। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मोदी सरकार की नीति साफ है, सिंधु जल संधि अब भारत के विकास में रुकावट नहीं बनेगी। बिजली भी भारत की, पानी भी भारत का, और पाकिस्तान के लिए एक ही शर्त, आतंकवाद छोड़ो तभी बातचीत होगी। ये कोई चेतावनी नहीं, ये भारत का फैसला है। आतंकवाद पालोगे तो बातचीत भूल जाओ, और जो पानी दशकों तक भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, अब वही पानी भारत की ताकत बनेगा। सिंधु जल संधि पर अब भारत का कंट्रोल होगा। मोदी की नीति साफ है,
मनोहर लाल का ग्राउंड जीरो पर जाना पाकिस्तान के लिए आखिरी लाइन है। टेरर जारी तो पानी बंद, यही है न्यू इंडिया, यही है भारत की रेड लाइन और डेड लाइन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू कश्मीर में पावर प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है, जिस पर केंद्र की पैनी नजर है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस वक्त जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण कर रहे हैं। इस वक्त किश्तवाड़ के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पहुंचे हैं। और ये अगर बात की जाए तो भारत की तरफ से सिंधु जल समझौते को स्थगित किए जाने के बाद पहला केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का जम्मू कश्मीर दौरा है, जिसमें वो इस वक्त पकड़डूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में मौजूद हैं। ये वही पावर प्रोजेक्ट है जिसे कि निर्मित किया जाना है और 1000 मेगावाट क्षमता जो है वो इस प्रोजेक्ट की होगी। प्रोजेक्ट के बारे में जो है इस वक्त जो CVVP के जो ऑफिशियल्स हैं वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है होने वाला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर देख रहे हैं, जहां पर देश के ऊर्जा मंत्री जो हैं इस वक्त जो कि सिंधु जल समझौता इंडस वाटर ट्रीटी के रिवर्स पर बने प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर रहे हैं। हर एक चीज़ जो है वो बताई जा रही है। ये प्रोजेक्ट बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहीं से जो है पाकिस्तान को जाने वाला पानी जो कि चिनाब रिवर से जाता था उसे रोककर अब इन प्रोजेक्ट्स में तीव्रता लाई जाएगी। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह बताया था कि अब भारत का पानी जो है उसका इस्तेमाल भारतीयों के लिए किया जाएगा, इरिगेशन के लिए किया जाएगा। और इस वक्त जो है आप देखेंगे तो ऊर्जा मंत्री को ब्रीफ किया जा रहा है प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में। ये कुल 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जिसे कि 4 यूनिट्स लगाई गई हैं 250 मेगावाट की। साथ में जो है पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा निरीक्षण जो है इस वक्त देश के ऊर्जा मंत्री जो है वो इन प्रोजेक्ट्स का कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, संवेदनशील प्रोजेक्ट्स हैं ये देश की सुरक्षा के लिए। और इस बीच यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो है पूरे प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण करते हुए जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में जहाँ पर पकड़डूल प्रोजेक्ट की निरीक्षण और इस प्रोजेक्ट को किस तरह से तीव्रता लाई जाए उसके निर्देश जो है यहाँ पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की तरफ से CVVPL के अधिकारियों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसमें केंद्र से जो है पावर सेक्रेटरी और तमाम आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हर एक प्रोजेक्ट का निरीक्षण जो है इस वक्त ऊर्जा मंत्री कर रहे हैं। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। और चलते हैं आपको बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वेरियस हिस्टोरियंस, इसमें है ट्रांसलेशन ऑफ तारिकुल यामनी बाई ऑफ द महमूद क्रॉनिकल्स, उसमें भी लिखा है कि जैसे ही वो मथुरा में देखता पहले तो बड़ा प्रभावित होता, फिर कहता सारे मंदिरों और बिल्डिंगों को नष्ट कर दो। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो सेंटेंस गायब। और इंटरप्रिटेशन ये कि वो तो बहुत बड़ा कला प्रेमी था। इसलिए आज भारत की अस्मिता के साथ हुए इस आघात और उसके साथ हुए इस घिनौने मजाक को याद रखने की आवश्यकता है। और एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, भारत का एक और बहुत बड़ा नुकसान किया गया। वो क्या किया गया? आप सबने फिल्मों में डायलॉग सुना होगा। एक वो पुरानी फिल्म थी 1991 की शायद, जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार दोनों थे, जिसमें उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर जाता है तो कहता लो बंदूक मार लो, तो कहता नहीं हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, मगर तब जब बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, इलाका भी हमारा होगा और वक्त भी हमारा होगा। ये डायलॉग सिर्फ फिल्मों में सुना होगा, परंतु ऐसा नहीं है। महमूद गजनी के साथ आए हुए इतिहासकार ने लिखा है कि एक हिंदू शाही डायनेस्टी थी, आप में तो अब किसी को नाम में नहीं पता होगा, उसकी राजधानी काबुल थी, जिसका नरेश धर्मपाल जब ये लूट के गया और धर्मपाल से युद्ध के बाद भी वो गया और आज के जो कजाकिस्तान की तरफ, और उसे पता चला कि तुर्क राजाओं ने महमूद गजनी को घेर लिया है। तो अलबरूनी ने लिखा है, अलबरूनी ने लिखा है, क्या लिखा? उसने कहा जब घेर लिया है तो वो धर्मपाल उसको कहता है कि मैं 2000 घुड़सवार, 10,000 सैनिक और 100 हाथियों के साथ तुम्हारी मदद करने को आने को तैयार हूं, मगर किस लिए? इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, इसलिए कि तुम्हें मारने का संकल्प मैंने लिया था। तो मैं अपने अलावा किसी और को तुम्हें पराजित करते हुए और तुम्हें मारते हुए नहीं देखना चाहता। यह वो चीज थी जिसने भारत को बचा के रखा, ना कि एक गाल के बदले दूसरा गाल आगे कर देने के सिद्धांत ने।
इसलिए इसी के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूछा था, आज सोमनाथ जो दिखाई पड़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन भाव की अभिव्यक्ति की है, वो दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति की वो जीवनी शक्ति थी, वो संघर्ष शक्ति थी, जिसने दुनिया के सबसे बर्बर आक्रमणों को भी झेल कर अपने को बचा के रखा, जिसके लिए अटल जी ने लिखा था कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और जो चमक थी उसकी अभिव्यक्ति सोमनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग में दिखाई पड़ती थी। मगर अफसोस 1835 में मैकॉले ने जो विष हमारे दिमागों में भरना शुरू किया, 2035 में प्रधानमंत्री जी ने कहा उस विष से मुक्त करनी है। उस विष का बहुत बड़ी विष बेल को काटने का प्रतीक सोमनाथ का मंदिर था। अब आप कहेंगे साहब बहुत इतिहास की बात हो गई, आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? तो यह भी मैं बताना चाहता हूं, आप सभी लोग, विपक्ष के लोग बहुत बोले थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात कही थी और इसको लेकर हमारे विरोधी बहुत उछल उछल के बोल रहे थे। तो 11 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला था कि 1000 ईयर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई है और कश्मीर उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों में से किसी ने सवाल किया कि 78 साल पहले बना हुआ देश में 1000 साल पुरानी लड़ाई क्यों है? ये वही 1000 साल की लड़ाई है जिसका 1000 साल आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये मैं केवल अपने मन से नहीं कह रहा हूं। पूछिए पाकिस्तान की सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम क्या है? गजनी। एयर टू एयर मिसाइल का नाम बाबर। दूसरी मिसाइल का नाम गौरी। इसलिए जो इस देश में बैठकर मैकाले के मानस पुत्र और मार्क्स के मानस पुत्र, यानी जिनके दिमाग में एम फैक्टर बहुत घुस गया है, द मैकॉले फैक्टर ऑफ 19th सेंचुरी एंड द मार्क्सिस्ट फैक्टर ऑफ 20th सेंचुरी, और कुछ और भी आप लोग सोच रहे होंगे, तो आपकी बुद्धिमत्ता पे मुझे पूर्ण विश्वास है। तो उसका उत्तर भी एम फैक्टर ही है, यानी मोदी फैक्टर। जो मोदी जी ने आज इस विषय पे अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है, राष्ट्र को उसे समझने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही है कि यह अमृत काल है 22 वर्ष का, और 22 वर्ष बचे हैं उसमें, 25 वर्ष का, और यह वो आधार बनाएगा जो 1000 साल तक भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। मगर उसके साथ साथ उन षड्यंत्रों, धूर्तताओं और कष्टों को भी याद रखने की जरूरत है जो हजारों साल से भारत पे हुए हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मुगल आक्रमणकारियों के दौर में भारत में क्या क्या हुआ, तो उनके मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि एंगस, जो प्रोफेसर आरजी रमल ने डिवो साइट बनाई है, जिन्होंने वर्ल्ड की हिस्ट्री का पूरा किया है, कब कब कितने लोग मारे गए, उसमें तुगलक के दौर में कितने मारे गए, खिलजी के दौर में कितने लाख मारे गए, मुगल के दौर में कितने मारे गए, कुल मिलाकर उन्होंने 60 मिलियन से 80 मिलियन लोगों के मैसेकर की बात कही है। विल डुरांड ने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा है, द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वाज नॉट वन ऑफ द ब्लडीएस्ट, ही सेड वाज द डेडलीस्ट। कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ पाकिस्तान ऑफ राजस्थान में कि जब अकबर ने कैप्चर किया तो उसने 2980 किलोज के जनेऊ तोले, 2980 किलोज। आप सोच सकते हैं कि कितना था। ये किसने लिखा? फॉरेनर्स ने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मजाक मत उड़ाइए। यह देश उसके बाद भी आज जीवित है, स्वतंत्र हुआ और उसके बाद प्रखरता के साथ आगे बढ़ रहा है अपनी उस शक्ति के कारण, जिसे समझिए और आश्वस्त रहिए कि आज जब पूरी दुनिया लड़ाई लड़ने में लगी हुई है, मैं देशों का नाम नहीं ले रहा हूं, सब एक दूसरे को के ऊपर आक्रमण करने और आधिपत्य में लगे हैं, उसमें यदि भारत का राइज हो रहा है तो इन मूल्यों को स्थापित करने के लिए हो रहा है जो विध्वंस और हिंसा के खिलाफ होगा। इंडिया इज ऑल सेट टू राइज, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। और उसका मूल आधार वह हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता है, जिसे कलंकित करने का प्रयास और उसके ऊपर हुए इतिहास के सबसे घनघोर नरसंहार, विल डुरांड ने जो कहा है, उसको छुपाने ही नहीं, नरसंहार करने वालों को महिमा मंडित करने के इस दुष्चक्र और षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। और भारत क्या सोचेगा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले 1000 साल तक,
तो अटल जी की इस पंक्ति से समाप्त करता हूं, जो उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो उसका जो अंतिम छंद है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद। और अब एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर मेरे साथी श्री शहजाद पूनावाला जी आपको संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। जय सोमनाथ से तो हमने शुरू किया था, पर अब सत्यमेव जयते भी बोलने की बारी है। आज जिस प्रकार से सुधांशु जी ने अभी विस्तृत रूप से बताया कि अस्तित्व, वर्तमान और भविष्य हमारे भारत की सभ्यता का सोमनाथ से जुड़ा हुआ है, परंतु भारत के अस्तित्व, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक विषय जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट का एक अहम निर्णय आया है, और इस निर्णय के बाद जो टुकड़े टुकड़े गैंग है हमारे देश में, उनको बड़ा दुख भी हो रहा है और दर्द भी महसूस हो रहा है। आज जिस प्रकार से उमर खालिद और शर्जील इमाम, जिसके लिए केवल कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम से नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत सारे पत्र और संवेदनाएं प्रकट हो रही थी, आज उन दोनों व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत डिनाई कर दी है, उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया है। और केवल बेल रिजेक्ट ही नहीं किया बल्कि ये भी कहा कि जो इस प्रकार का अपराध उन्होंने किया है, प्रथम दृष्टया आतंकवाद और दिल्ली को जलाने के जो भी चार्जेस उनके खिलाफ लगाए गए हैं वो प्रथम दृष्टया सही साबित होते हैं। वो क्वालिटेटिवली एक डिफरेंट फुटिंग पर है, मतलब कि कोई आम अपराध नहीं किया है, बहुत ही गंभीर अपराध, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाला अपराध, इस दृष्टिकोण से उसको देखा गया है। और यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार से उन्होंने ये कृत्य किए, ये दिखाता है कि जो दिल्ली में दंगे किए गए वो दरअसल संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग भी नहीं, मैं तो कहूंगा हिंदू विरोध का और यही एम फैक्टर, वोट बैंक फैक्टर का सबसे बड़ा उद्योग था। ये दंगे जो थे वो स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्सर्ड थे। ये जो दंगे हुए वो ऑर्गेनिक नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज थे, और उसके पीछे की मंशा थी कि यहां पर, जैसे अभी हमने हाल ही में कई देशों में देखा है, जिसके लिए दुआ इबादत भी रोज कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, कि हिंसात्मक रूप से यहां पर सत्ता का तख्ता पलट करवाया जाए। इस दृष्टिकोण से यहां पर हिंदू विरोधी नरसंहार जिस प्रकार से 1000 वर्ष पहले भी हमने देखा था, उसी प्रकार से करवाया गया। मतलब उस समय पर जो खलनायकों का महिमा मंडन करने का काम आज भी कांग्रेस का इकोसिस्टम करता है, गजनी और गौरी का, आज भी वो इकोसिस्टम दिल्ली को दहलाने वाले खलनायकों का महिमा मंडन आज भी करता है। और इसीलिए आज आपको याद होगा कि किस प्रकार से उमर खालिद और शर्जील इमाम, इन दोनों को कांग्रेस के एक नहीं अनेकों नेताओं ने, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो उदित राज हो, चाहे वो सलमान सोज हो, या चाहे वो कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम हो, उन्होंने महिमा मंडित भी किया और उनको मासूम भटके हुए युवा के तरह पेश करने की कोशिश भी की गई। कुछ लोग उनको पॉलिटिकल प्रिजनर भी बता रहे थे। आज सवाल यह बनता है कि चाहे 1000 वर्ष पहले के जो खलनायक है उनके प्रति, मुगल आक्रांताओं के प्रति, या आज जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं उनके प्रति, कांग्रेस पार्टी हमेशा, उनका इकोसिस्टम का हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर क्यों होता है। सवाल नंबर 2, जिन लोगों ने भी उमर खालिद और शर्जील इमाम, और वही शर्जील इमाम जो कहता है कि देश के चिकन नेक को काट देना चाहिए, ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति, उमर खालिद जो कहता है कि कश्मीर को भारत से अलग कर देना चाहिए, ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति का समर्थन खुलकर ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ने किया। क्या कांग्रेस पार्टी आज माफी मांगेगी? तीसरा सवाल, हमेशा कांग्रेस का हाथ देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ क्यों? कभी ये अफजल गुरु के लिए कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, कभी ये कहते हैं याकूब हालात का मारा था,
कभी ये कहते हैं बाटला हाउस में जो मारे गए उनके लिए आंसू बहाती थी सोनिया गांधी जी, कभी ये नक्सलियों को शहीद बोलते हैं, और आज शर्जील इमाम और उमर खालिद के साथ भी यही इकोसिस्टम खड़ा है। तो सवाल ये बनता है कि कांग्रेस पार्टी अब जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा निर्णय आया है, तो क्या कांग्रेस पार्टी दिल्ली में मारे गए हमारे अंकित शर्मा जी के परिवार से, रतनलाल जी के परिवार से, दिलबर नेगी के परिवार से क्या नाक रगड़कर माफी मांगेगी? और केवल कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ताहिर हुसैन जिसके घर से पेट्रोल बम और क्या क्या नहीं बरामद हुआ, वो ताहिर हुसैन तो आम आदमी पार्टी का नेता था, केजरीवाल जी का सबसे करीबी, और बकायदा संजय सिंह जी ने प्रेस वार्ता करके कहा था कि ताहिर हुसैन को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। अब आम आदमी पार्टी से भी सवाल है कि क्या ऐसे दंगाई, आतंकी, जिहादी मानसिकता वाले तत्वों को क्या एम फैक्टर के चलते ही संरक्षण दिया जा रहा था? तो आज इस विषय पर भी जो हम लोगों ने बात रखी है, इसके अतिरिक्त और कोई भी सवाल हो आपके बीच में तो आप सवाल पूछें। रवि का तो देखिए, दंगाइयों को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है और इसी कड़ी में शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैरिजुआना, यदि किसी व्यक्ति को मैरिजुआना दिमाग में आ जाए ना, एम फैक्टर, अगेन आई एम सेइंग द मैरिजुआना ऑफ मैकाले एंड मार्क्स हैज बीन सो एम्बेडेड इन हिज माइंड कि वो अपना मूल ही भूल गए कि भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक योग योगेश्वर भगवान कृष्ण के वंशज। और ऐसा नहीं है ये उनकी पार्टी का प्रॉब्लम है, उनके नेता को भी गायों में बदबू आती है और बकरे कटने में खुशबू आती है। और याद करिए दूसरे जो उन्हीं के वंश के हैं, लालू प्रसाद यादव जी, बिहार का चुनाव हुआ था, 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी हुई थी। गाय का जो महत्व है भारत की संस्कृति में, गोपालक समाज सबसे बड़ा, अगर गाय से सर्वाधिक भावनात्मक संबंध है तो यादव समाज का है, गोपालक समाज। पर गोपाष्टमी की पूजा करते हुए कोई फोटो देखी? नहीं। मुहर्रम के ताजिए के आगे झुके हुए देखी। इसलिए जिनका जमीर आज इतना नीचे चला गया है राजनीतिक स्वार्थ में, तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। शर्जील इमाम और उमर खालिद दिल्ली दंगे साजिश के तहत देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जेल में रहेंगे। करते रहते हैं, परंतु उन्हें ध्यान रखना चाहिए, अगर जेनजी की तरफ देखना है तो उत्तर प्रदेश के हैं तो शुभांशु शुक्ला की तरफ देखें, जेनजी अंतरिक्ष में जा रहा है। अगर बिहार के हैं तो मैथिली ठाकुर की तरफ देखें, यंगेस्ट एमएलए और जो लोक संस्कृति को भारत में स्थापित कर रही है। और देखना है तो आईआईटी चेन्नई के उन बच्चों की तरफ देखिए जिनका प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया था अपने मन की बात कार्यक्रम में, कि जिन्होंने सैटेलाइट लिंक बनाने का काम किया। और देखना है तो आंध्र के गुकेश राजू की तरफ देखें, जिसे वर्ल्ड। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। दिल्ली दंगा मामले में जो सुनवाई हुई है उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अभी फिलहाल पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं